सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। तो निभाया ये आपको नहीं लगता उत्तर प्रदेश के ऊपर ये एक्स्ट्रा बर्डन हुआ? नहीं, देखिए वो हमारी ताकत है और ये उसका अधिकार है। जो लगातार आ रहे हैं ये दूसरे राज्यों में जाने देखिए के बाद। ये हमारी ताकत है और इस देश की ताकत है। आज वो संकट में है तो हम उसको ठुकरा दें, ये महापाप है। ये पाप हम नहीं होने देंगे। तो एक और चीज है कि एमएसएमई हो या मनरेगा हो, इसमें लगातार आप लोगों को काम देने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने मेरे ख्याल से शायद सबसे पहले स्टार्ट करा। केंद्र सरकार ने भी बहुत कुछ उसी चीज को अडॉप्ट भी किया है, जैसा निर्मला सीतारमण जी ने कल भी कहा था। अब लेकिन अगर ये प्रवासी भाई, ये जो हमारे बाहर थे मजदूर भाई, वो सब अगर वापस आते हैं, जैसा कि आप खुद कह रहे 20 लाख 25 लाख आ गए, तो कैसे इनको मैनेज करेंगे? कितने बड़े चैलेंज उत्तर प्रदेश के। देखिए इसमें हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है, हम जब क्वारंटाइन सेंटर में इन सभी प्रवासी कामगार और श्रमिकों को ले जा रहे हैं, इनकी स्किलिंग कर रहे हैं हम लोग। अब आप ताज्जुब करेंगे कि इसमें से बड़ी ताकत ऐसी है कि जिनके पास बहुत अच्छा अनुभव है, ये हमारी एक नई ताकत बनेंगे। और इसीलिए हम लोगों ने इनकी स्किलिंग के माध्यम से इन सबको रोजगार देने की बेहतर व्यवस्था की है। एमएसएमई सेक्टर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सेक्टर है और एमएसएमई सेक्टर में हम लोगों ने 2 वर्ष पहले ही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अपनी योजना चलाई है। यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत थी और मेरा अनुमान है कि इसमें हम अपने एमएसएमई सेक्टर में, ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में, मनरेगा, ताज्जुब करेंगे कि आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में 27 से 28 लाख लोग प्रतिदिन मनरेगा में रोजगार पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे हैं, एक्सप्रेसवेज के काम चल रहे हैं, हाईवेज के काम चल रहे हैं, माइनिंग का काम प्रारंभ हो चुका है। हमने विपरीत परिस्थितियों में भी लॉकडाउन के दौरान भी अपनी चीनी मिलों को चलाया। 119 चीनी मिलें हमारी चली, 12,000 से अधिक ईंट के भट्टे हमारे चले, 2,500 से अधिक हमारे कोल्ड स्टोरेज थे, ये आज भी चल रहे हैं। अन्य जो आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से जुड़े हुए हमारे उद्यम थे, सबको हमने चलाया है, कहीं कोई समस्या नहीं। और मेरा यह मानना है कि हमारे पास तो देश का सबसे अच्छा कृषि है और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो पैकेज घोषित हुआ है और जिस तरीके से भारत सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन के प्रारंभ होने के साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज दिया था और ये 20 लाख करोड़ का पैकेज है। इन सबको अगर आप देखेंगे तो मेरा यह मानना है 20 नहीं 90 लाख अतिरिक्त लोगों को हम रोजगार उत्तर प्रदेश में देने की क्षमता रखते हैं और उस प्रकार की पूरी कार्ययोजना हमारी पहले से बन चुकी है। हम लोग केवल, हमारा काम केवल कोरोना से बचाव का ही नहीं है, हम साथ साथ कोरोना से बचाव, उससे उपचार और फिर सुरक्षित करने के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले उसके दुष्परिणामों के साथ साथ उससे उभारने की दिशा में भी और रोजगार पर संकट से भी उसको उभारने की दिशा में भी हम लोगों ने कदम बढ़ाए हैं। मेरा कहना है कि 20 नहीं, अगर 50 लाख भी यूपी के अंदर अतिरिक्त लोग आते हैं, सबको नौकरी और सबको रोजगार उत्तर प्रदेश सरकार देगी। हम लोगों ने इस प्रकार की अपनी कार्ययोजना तैयार की है। सर, राजस्व चूंकि पैंडेमिक जब शुरू हुआ तो 2020 और 21 का जो वित्तीय वर्ष था, जो बजट पेश हुआ था, तो उसमें जो दूसरे तरीके के प्लान्स थे, अब निश्चित रूप से वो प्लान नहीं हो पाए। कैसे भरपाई हो पाएगी, कैसे पूरा कर पाएंगे? देखिए, तात्कालिक संकट हमारे सामने राजस्व का आया था और राजस्व जितना हमारे पास आना चाहिए था अप्रैल माह में भी उतना नहीं आया, लेकिन ये तात्कालिक संकट है। इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारा कोई काम रुकेगा नहीं। एक्सप्रेसवे पे हमारे काम प्रारंभ हो चुके हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे काम युद्ध स्तर पर प्रारंभ हो चुका है। गंगा एक्सप्रेसवे पर इस वर्ष के अंत में हम अपना काम प्रारंभ करवाएंगे। हमारे जितने भी एयर कनेक्टिविटी से जुड़े हुए उन सभी एयरपोर्ट और एयर स्ट्रिप पे कार्य हम फिर युद्ध स्तर पर अपना कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई यानी एक दिशा देने के लिए भारत सरकार ने जो पैकेज दिया है, खासतौर पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से, इससे भी बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार का सृजन होने जा रहा है। मेडिकल कॉलेजेस का एक जाल उत्तर प्रदेश के अंदर बिछने जा रहा है।
ये सारा कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर यथावत चलेगा। उसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है, उसमें कहीं कोई संकट नहीं आने वाला है। हमने इसीलिए अब जो इसके बाद की जो लॉकडाउन का 4th फेज आएगा, भारत सरकार की जो एडवाइजरी आजकल में जो आएगी, हम उसके अनुसार अपनी रणनीति तय करेंगे, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखते हुए हम लोग अपनी कुछ उन गतिविधियों को, जिससे यहां की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर भी हम कार्य कर सकेंगे। और मुझे लगता है कि दोनों चीजों को हम साथ लेकर के चलेंगे। सर 15 मई है, 17 तारीख के बाद जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी घोषणा की है कि लॉकडाउन 4 शुरू होगा, निश्चित रूप से वो कुछ नया दूसरा रंग रूप में आएगा सामने। उत्तर प्रदेश से क्या आपने की तरफ से क्या प्रधानमंत्री से अपील करिए और किस तरीके का होगा, हम कह सकते हैं लॉकडाउन 4? देखिए, सब ये जिस बारे में बहुत जानना चाहते हैं कि लॉकडाउन 4 कैसा होगा, खासकर उत्तर प्रदेश के। देखिए, राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस लॉकडाउन 4 को के बारे में राज्य सरकारों से प्रस्ताव भेजने के लिए कहा था, और उससे पहले मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी प्रधानमंत्री जी ने वो किया। लॉकडाउन की इस पूरी अवधि में आपने देखा होगा कि 4 बार देश को संबोधित प्रधानमंत्री जी ने किया और 5 बार मुख्यमंत्रियों के साथ सीधे संवाद बनाया प्रधानमंत्री जी ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने जो भी आगे की रणनीति होनी है, इसके कुछ प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे हैं। भारत सरकार से जो भी एडवाइजरी इस संबंध में प्राप्त होती है, उत्तर प्रदेश सरकार उसको लागू करेगी। और मेरा ये मानना है, उत्तर प्रदेश के अंदर 23 करोड़ जनता को सुरक्षित माहौल देना, स्वस्थ माहौल देना, उनके रोजगार की व्यवस्था को आगे बढ़ाना और उत्तर प्रदेश के विकास को फिर से द्रुत गति से आगे बढ़ाने की पूरी कार्य योजना हमारे पास है। हम उसको लेकर के आगे चलेंगे। सर इतना कुछ कर रहे हैं सरकार, सब कुछ है, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, इवन मायावती जी, कुछ ना कुछ लगातार हर कुछ नहीं, मैं कहती शायद हर इशू पे वो लोग एक सवाल खड़ा करते हैं। विपक्ष के इस सवाल को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हमारा काम है सवाल उठाना। देखिए, जिन्होंने कभी अच्छा काम नहीं किया है, उनसे अच्छे की उम्मीद की भी नहीं जा सकती है। ये वैश्विक महामारी है, कोरोना संकट है, पूरी दुनिया इससे त्रस्त है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें और बड़ी बड़ी महाशक्तियां, उनकी क्या स्थिति है, अगर इसको विपक्ष ने कभी देख करके और उससे तुलनात्मक अध्ययन किया होता या इसको जानने का प्रयास किया होता या अपने शासन काल में भी कुछ अच्छा करने का प्रयास किया होता, तो आज जब जिसने अच्छा किया नहीं, अच्छा सोचा नहीं, उनसे अच्छे बोलने की उम्मीद आप कैसे कर सकते हैं? एक नकारात्मक सोच हमेशा नकारात्मक ही बोलता है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या अन्य जो भी दल हैं, इनकी जो नकारात्मक रवैया रहा है देश के प्रति, वह जनता के प्रति, गरीब के प्रति, किसान के प्रति, वो आज भी उसी रूप में किसी को सहयोग नहीं कर रहे हैं। वे लोग, कोई भी उनका इस समय कोई भी इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं चल रहे हैं जिसके माध्यम से कहीं जनता को राहत मिलती हो। लेकिन शासन की हर अच्छी योजना के बारे में टिप्पणी करना, गरीब कल्याणकारी योजना पर उंगली उठाना, उस पर प्रश्न खड़ा करना, ये उनकी एक सोची समझी नकारात्मक रणनीति का हिस्सा है। मुझे लगता है कि इस नकारात्मक राजनीति को जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी।